अरे वो तो नेल्सन जी की बेटी है, अरे वो तो नेल्सन जी की बेटी है। डेफिनेटली ही इज़ वंडरफुल आर्टिस्ट। मॉडल मेकिंग है, चार्ट मेकिंग है और कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स है, तो इसके पापा बना के दे दिए होंगे। ये तो बाबू हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि वो डिप्रेस हूँ मैं, या मुझे एंजाइटी है, या कोई मेरी केयर नहीं करता। सोचना पड़ेगा ना सानिया की। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। जो मैंने सीखा, जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखा, बहुत सारे गुरुओं से मैंने सीखा, ऐसी है कि फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि आप करना चाहो तो। और मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूं कि मेरे पापा मुझ पर प्राउड कर सके। मैं बहुत सारी चीज़ें, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, आई एम वेरी स्किलफुल एट दैट टाइम। तो फिर मैंने मम्मी से मेरे कंसल्ट किया। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा एक फॉर्म को पकड़ो और उस पर आप काम करो। तो फिर ऐसा करके फिर मैंने शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट और बनता गया, फिर मैंने उसमें मास्टर्स किया। और फिर म्यूज़िक के बाद फिर मेरी जो दिली इच्छा थी कि मैं फ़ाइन आर्ट्स में भी कोई कोर्स करूं। तो साधना मैम के बारे में पता चला। और फिर क्योंकि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो फिर अब मैं यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स करने आई। और क्योंकि क्या है, जब शादी वादी हो जाती है उसके बाद आप डांस फॉर्म्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हो या कर नहीं पाते हो, बिकॉज ऑफ द पोस्चर्स और बहुत सारी चीज़ें होती है डांस फॉर्म अडॉप्ट करने के लिए। तो एक्चुअल में मेरे हस्बैंड जो है वो बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे फिटनेस में जुम्बा जो फॉर्म है वो बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही फन रिलेटेड है, और उससे आपका हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और आपको मूवमेंट्स में आप इंजॉय भी करते हैं। तो फिर मैंने उसमें जुम्बा में www.zumba.com से इसमें सर्टिफिकेशन लिया। तो और प्रो स्किल्स का भी, मतलब उसमें प्रोफेशनल स्किल्स के भी आगे भी और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो वो 2 सर्टिफिकेशंस मैंने जुम्बा में किया। क्योंकि मेरे फादर आर्टिस्ट रहे हैं और मेरी मम्मी एजुकेशनिस्ट रही है, तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो मैं अपने अंदर पाती हूँ। क्योंकि मुझे किसी भी स्किल में यदि आप उसका एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप वो चीज़ें करते हैं तो आप और ग्लोरीफाई हो सकते हैं। आप क्या मतलब क्लियरेंस आपके दिमाग में और क्लैरिटी आती है चीज़ों को लेके। ऐसा रहता है ना, जैसे वो अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को फील होता है। तो ये वाला चीज़ मुझे भी काफ़ी बचपन से ही मैं ये चीज़ को फेस कर रही हूँ। लाइक स्कूल्स में भी ऐसा होता था, क्लास 3, 4, 5 में जैसे पहुँचे तो अपन जैसे 50 बच्चों के बीच में अपनी एक आइडेंटिटी बनने लगती। हाँ, शी इज़ गुड, शी इज़ कैप्टन एंड शी इज़ डूइंग गुड इन स्टडीज़ एंड शी इज़ डूइंग गुड इन करिकुलर एक्टिविटीज़। तो धीरे धीरे अपना नाम बनने लगता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाने से हमको एक मतलब एक डिप्रेशन सा फील होने लगता है। यार हम खुद भी तो कुछ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि फादर का फेवर है, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं हैं। तो वो स्ट्रगल मैं शुरू से बचपन से ये करती आई कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूँ कि मेरे पापा मुझ पर प्राउड कर सके। तो ये चीज़ें फेस करते हुए आई मैं। एक्चुअल में पापा जो है वो अप्रिशिएट करते हैं इन हिज वे, लाइक क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा बच्चे इम्प्रूव करते रहें। तो वो कभी भी एकदम ऐसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं। इवन दो जैसे बचपन में सारे फ्रेंड्स को लगता था मॉडल मेकिंग है, चार्ट मेकिंग है और कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, तो इसके पापा बना के दे दिए होंगे। तो बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता था। हाँ, मैं अप्रोच ज़रूर करती थी पापा को कि पापा आप हेल्प कर दो करके, तो पापा बिल्कुल मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम करोगे तो तुम सीखोगे। तो ऐसा उन्होंने कभी भी
हाथ बढ़ा के हमारा हेल्प नहीं किया। और हाँ, मैं पापा को बहुत एडमायर करती हूँ क्योंकि बीइंग अ फादर, और फादर से भी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि एज अ आर्टिस्ट मैं उन्हें बहुत एडमायर कर रही हूँ। और जब मैं अपने आप को भी एक एज अ आर्टिस्ट डेवलप, मेरे अंदर जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो मैं और ज़्यादा अपने फादर के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। सिंगिंग का यदि आप कहा जाए ब्लूप्रिंट जो है वो तो शास्त्रीय पक्ष ही है। और मैंने जब संगीत में मास्टर्स किया तो मैंने समझा कि ये तो बाबू हमको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब जो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, और नाट्य शास्त्र से लेके बाकी सारे ग्रंथ जो हमारे लिए लिख छोड़े गए, हमको पता ही नहीं कि अरे यार ये तो बहुत पहले से है हमारे पास। और वो चीज़ें समझ के और रागों के बारे में जान के, और इवन एट दैट टाइम जैसे कि तानसेन मियाँ जी ने मियाँ मल्हार का राग बनाया, तो वो उसके लिए किंवदंती निकलती है कि जब तानसेन ये राग गाते थे तो मल्हार और बारिश होने लगती थी। और ये सच में इस राग के जब हम वो ट्यून्स को गाते हैं और वो स्वर जब लगाते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि वो फील, वो वाइब आ जाती है। तो शास्त्रीय संगीत में बहुत ताकत है और वो बहुत खूबसूरत है। ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि आप करना चाहो तो। और हर दिन मैं सीखती रहती हूँ, एक लर्नर हूँ, तो जो भी मैं सीखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को वो इजीली दे सकूँ, उसमें मुझे खुशी होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये स्ट्रेस रिलीव करता है, एंजाइटी रिलीव करता है, डिप्रेशन रिलीव देता है, तो अच्छा लगता है। आर्ट के आपके साथ है ना तो आपको कभी भी लोनलीनेस लगेगा ही नहीं, बिकॉज वो आपके साथ है, कनेक्टेड है, आप क्रिएटिव हो, आप कुछ ना कुछ आप अपने आप को प्रोडक्टिविटी में लगा के रखे हो। तो इतना खाली समय होता ही नहीं है कि आप खाली बैठ के हो मैं डिप्रेस हूँ, मैं यार मुझे एंजाइटी है, या कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसी वाली बातें फिर कुछ दिमाग में आती ही नहीं है। अच्छा, सानिया के लिए गिव मी अ सेकेंड, सोचना पड़ेगा ना सानिया के लिए। मेरा पर्सनल फेवरेट है कैलाश खेर। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं, सैया, सैया। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और एक ट्रेंडिंग आइडिया से मैंने ये बनाया। और ये पैरेलल यूनिवर्स है, 2 प्रकार का यूनिवर्स है। और जब मतलब यंगस्टर्स के लिए खासकर ये मैसेज है। और मैंने ये चीज़ फील किया कि कई बार लाइफ में एक डाउनफॉल आ जाता है, हम हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी के जैसे यूथ है, जिस जैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट यदि करूँ, तो एक लाइफ में डाउनफॉल आया, बट नीचे में ट्रैम्पोलिन या यहाँ पे शो किया है मैंने। तो ये बताता है कि आप जितने फोर्स से नीचे गिरेंगे तो आप उतने ही फोर्स से ऊपर उठ के भी आएंगे। तो कभी भी मतलब हमेशा होपफुल रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि कब आप उछाले जाओगे और आप कौन सी दुनिया में जाके सक्सेस को पाओगे।
तो ये पेंटिंग ये बता सक्सेस वो आपके अंदर ही आपको पता होता है, आपकी स्पिरिट आपको बताती है कि आपके लिए सक्सेस क्या है। वो आपका दिमाग भी नहीं बताएगा, वो आपका दिल भी नहीं बताएगा, लेकिन वो आपका स्पिरिट बताएगा कि आपके लिए आपका सक्सेस का डेफिनेशन आप खुद डिफ़ाइन करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोते हैं और आप एक सुकून की नींद सो सक रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। ये पेंटिंग भी मेरी पर्सनल फेवरेट है और ये डिपिक्ट करती है कि एक वुमेन जो है वो कैसे हाउ वेल यू वॉक थ्रू फायर। तो जब सोना भी भट्टी से जैसे तप के निकलता है, तभी तो वो उसकी प्योरिटी के साथ वो सामने आता है। तो ऐसे ही एक विमेन भी अपने इम्परफेक्शंस के साथ यदि ग्रेसफुली एक वॉक रैंप वॉक करते हुए अब उस आग में से निकलती है, तो फिर जब वो आपके सामने आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ये परफेक्ट एक वुमेन आपके सामने है। तो हर वुमेन को ये समझना चाहिए कि कभी भी वो अपने आप को आग में जाने से पीछे ना हटे, मतलब अपने आप को टेस्ट करने से कभी भी पीछे ना हटे, अपने आप पे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि आपने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से नहीं, देखो मैं वहाँ रह के मैंने नहीं सीखा, मैंने ऐसे ही ये करके सीखा। बट एमए के लिए मैं वहाँ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो आपको कब विचार आया कि अब मुझे कला साधना संस्थान से यहाँ से जुड़ना है? ओके। जब मैंने संगीत में मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार हैं और पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं, तो कहीं ना कहीं वो कलाकार मेरे अंदर भी था कि मुझे फ़ाइन आर्ट्स और इसमें भी एक कोर्स करना चाहिए, सो दैट कि मैं उसके एकेडमिक पक्ष को भी समझ सकूं। तो क्योंकि भिलाई में कहीं भी फ़ाइन आर्ट्स को लेके कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है और कला साधना संस्थान रायपुर में ये काफ़ी साल से यहाँ पर है और साधना ढान मैम बहुत ही प्रेस्टीजियस लेडीज़ में आती हैं। और जैसे ही मुझे पता चला, हमने पता किया यूनिवर्सिटी से कि हाँ रायपुर में यहाँ पे मैम है, तो फिर हम यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए आए। जब मैं यहाँ पे एडमिशन भी मैंने लिया तो इट्स लाइक कि अब 2 साल मुझे यहाँ पे अप डाउन करना है और ऐसा नहीं चलेगा कि आपको आता है तो आप यहाँ पे वर्क करके सबमिट कर दो। मेरा वो पर्पस है भी नहीं, ठीक है। हमारा पर्पस था पूरे करिकुलम को कंप्लीट करना है। तो मेरा प्रयास रहा कि मैं सिंसियरिटी के साथ फुल अटेंडेंस के साथ में यहाँ पे काम कर सकूँ और मैम से सीख सकूँ। मैम कला तो सिखाती ही है, उसके अलावा आपने एक ऐसी चीज़ जो मैम से सीखी हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो मैम की, साधना मैम की? साधना मैम की सबसे अच्छी चीज़ है डिसिप्लिन। मतलब 11 बज गया तो वो हमेशा कि तुम बोली पंचुअल है, बहुत पंचुअल है, पंचुअलिटी है ये बहुत। और हम जैसे कि हम देखते भी हैं कि मैडम का भी उनका भी एक रूटीन है, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन नहीं है ना। सो बट वो पंक्चुअल इतनी है कि यदि उनको यहाँ पे 11 बजे आना है तो शी इज़ लाइक वो 9 बजे से अपने सारे चीज़ें कर लेंगी और फिर वो 11 बजे यहाँ पहुँचेंगी। इवन हम लोग लंच टाइम में भी जाते थे तो मैडम हाँ 3 बज गया, अभी तक इन लोग सब लोग आए नहीं। तो वो पंक्चुअलिटी को रखती हैं, डिसिप्लिन को रखती है सामने, तो वो बहुत अच्छी बात है। और आप ब्यूटी विद ब्रेन तो हैं ही, मल्टीटास्कर हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती है? आप जुम्बा करती है, डांस करती है, सिंगिंग करती है, पेंटिंग करती है, सबसे ज़्यादा क्या करने में एंजॉय आप करती हैं? सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो ये कि द आर्ट ऑफ बिकमिंग माई सेल्फ, हु आई एम बिकमिंग, वो मुझे अच्छा लगता है कि आई एम ग्रोइंग इन समथिंग, भले एक साथ या थोड़ा थोड़ा, पर जो भी है हर दिन मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप में, तो मुझे अच्छा लगता है। आपका नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे जी। तो उसका मतलब क्या है? ईज़ा। हाँ, मैंने भी मेरी मम्मी से पूछा था कि मम्मी आपने इतना डिफ़िकल्ट नाम क्यों दिया मुझे, तो मम्मी ने कहा कि क्योंकि एक पहाड़ी भाषा में यहाँ इंडिया में माँ को ईज़ा बोला जाता है। और क्योंकि मैं अपने पिताजी की सबसे प्यारी बेटी थी बचपन में, तो मैं उनको बहुत प्यार करती थी। हर बेटी अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है। तो 1998 में जब मैं 6 साल की थी, क्लास 1 में थी,
तो 6 महीने के लिए मैंने देखा कि मेरे पापा घर पे ही नहीं है। मम्मी ने मुझे समझाया कि पापा काम से गए हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे करके, तो तुम नाराज़ नहीं हो, तुम अच्छी बेटी हो, अच्छे से रहना। मैंने कहा ठीक है। एक दिन फरवरी में 1998 फरवरी में फ़ोन आया और फिर पिताजी का फ़ोन आया कि ये इनॉग्रेशन है और आप लोग को सब पूरा फैमिली को तुम लोग ऐसे ऐसे बस में बैठ के ऐसे करके वहाँ पहुँच जाना, डूंगरगढ़ में पहुँच जाना। तब हम वहाँ जैसे तैसे मम्मी हम दोनों बच्चों को लेके वहाँ डूंगरगढ़ हम पहुँचे, जहाँ पर मेरे पिताजी पिछले 6 महीने से रहकर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बना रहे थे और वो और उनके साथ 30 और आर्टिस्ट थे उनके साथ। और वो प्रज्ञागिरी पहाड़ी पे है और उस समय जापान से बहुत सारे मॉन्क्स और महाराष्ट्र से बहुत सारे भंते वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने पिताजी का को यह ऑर्डर दिया था और उन्होंने चैलेंज किया था कि आप ये मूर्ति बनाओ पहाड़ में हमारे गौतम जी का और फिर हम आपको जापान भेजेंगे, फिर वहाँ आप 100 फीट का बुद्धा बनाना करके। और वहाँ पे कम से कम सबसे पहली बड़ी भीड़ जो मैंने देखी वो कम से कम 1 लाख लोगों की भीड़ थी और सारे श्रद्धालु वहाँ पे थे गौतम जी के। और जैसे तैसे हम वो भीड़ को क्रॉस करके ऊपर तक पहुँचे और ऊपर मैंने देखा और मैंने सबसे पहली मेरी छवि मेरे पिताजी पे गई और जस्ट वो 50 फीट के गौतम बुद्ध के बगल में एक कुर्सी और पे एक तख्त पे पिताजी को बैठाया गया था और हेलीकॉप्टर से पता जाने कितने शायद 50 से 100 मॉन्क्स जो आए हुए थे वो सब मेरे पिताजी को दंडवत कर रहे थे। तो वो सीन वो विज़न मेरे आँख से कभी जाता नहीं है कि जो सम्मान आपकी कला आपको दे सकती है ना, वो आपका प्रोफेशन नहीं दे सकता, वो आपकी बुद्धि नहीं दे सकती, वो आपका शरीर आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपकी कला जो है वो आपको वो सम्मान दिलाती है। तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ आती है और जाती है, मगर कला एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर समा जाती है। अगर आप पेंटिंग नहीं भी करते तो भी आपके अंदर एक कलाकार है। और आज हमने कुछ ऐसे कलाकारों से बात किया जिन्होंने कला को और हमें कला के बारे में बताया और हमें भी एक कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर मैं जाऊँ अपने घर तो एक बार पेंट लेके बैठूँ और कुछ बनाने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको मोटिवेट किया और बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।